नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। भारत यूएस के बीच हुई ट्रेड डील, सरकार का दावा कृषि डेयरी के हित रहेंगे संरक्षित। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा जल्द जारी करेंगे दोनों देश साझा बयान। डील को लेकर एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग के नए अध्याय का आगाज, उद्योग जगत ने घोषणा को बताया ऐतिहासिक। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, विपक्ष के भ्रम फैलाने पर एनडीए हुई हमलावर। लोकसभा में विपक्ष ने फिर लांघी मर्यादा, स्पीकर की ओर कागज उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। एनडीए के नेताओं ने कहा लोकतंत्र का अपमान करना विपक्ष की बनी आदत। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के होंगे नए मुख्यमंत्री। दिल्ली में हुई मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया विधायक दल का नेता। राज्य से 1 साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर, अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर घेरी ममता सरकार। रेलवे प्रोजेक्ट में बाधा डालने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीएमसी को घेरा। एसआईआर पर ममता के रवैये पर भाजपा हमलावर, कहा बंगाल से टीएमसी का सफाया तय। और अब बातें विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों की वार्ता में टीमें समझौते के हर पहलू को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि जैसे ही अंतिम सहमति पर हस्ताक्षर होंगे, दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी कर विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। पीयूष गोयल के अनुसार 140 करोड़ भारतीय इस समझौते को लेकर उत्साहित हैं और इसका जश्न मना रहे हैं। 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details. वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी को देश की तरक्की हजम नहीं हो रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, यहाँ लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को इससे मिर्ची लग रही है। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को देश की प्रगति से नफरत है। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम कर 18% किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना हो रही है। इस डील से भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत अमेरिका व्यापार समझौता आर्थिक संबंधों के लिए एक निर्णायक कदम है। यह ऐतिहासिक इंडिया यूएस ट्रेड डील मजबूत विकास, रोजगार और रणनीतिक सहयोग के लिए मंच तैयार करेगा। मैं विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। अमेरिका द्वारा भारत के आयात पर टैरिफ घटाकर 18% किया गया है। राजस्थान की प्रमुख एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर
इसके असर को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और अनेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने इस फैसले को भारत के विकास और निर्यात बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर बताया। हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को और उनकी जो ये अकल यूएस और इंडिया के बीच में टिकी हुई है, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद भी देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और ये एक हिंदुस्तान जो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। भारत के लिए स्वर्णिम दिन में माना जाएगा, क्योंकि आज 8 महीने से जो भी वित्तीय संकट फैक्ट्रियों पे अटक रहा था, वो कहीं ना कहीं वो एक दूर हुआ है। परसों के दिन बजट पेश करना, एक दिन के बाद फिर ये टर्म, कहीं ना कहीं मोदी जी की कूटनीति को ये साबित करता है कि वो एक दूरदृष्टि वाले भी है। इसके साथ साथ आप देखा जाए तो मोदी जी ने बैकअप प्लान यूरोपियन देशों से और कई देशों से भी इन्होंने जो टैरिफ का समझौता किया था, फ्री ट्रेड का समझौता किया था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कूटनीति को भी दर्शाता है। इंडिया का ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर स्पेशली गारमेंट सेक्टर में कम से कम 20% का रहेगा। ये अमेरिका का जो एक टैरिफ वॉर जो है, जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक वॉर हो गया था पूरे देश के लिए, तो आप ये मान के चलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस चीज को डील करा गया है, ये आप मान के चलिए सम्मान के साथ साथ हमारी पूरी जो एक इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो गई थी, उसके लिए पूरा एक व्यापार को वापस खींच के उनके नेतृत्व में हम लेके आए हैं। 50% सारा हट गया, जो कि 25-25 था वो हट के अब सिर्फ 18% हो गया है। 18% होने से हमें बहुत ज्यादा फायदा है। कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज, अपन को एक फायदे की डील मिली है, जिसका फायदा अपने को जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा 2026 के जरिए एक बार फिर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। इस बार माईगव पोर्टल पर कार्यक्रम के लिए 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अलावा देवमोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर और गुवाहाटी में भी एग्जाम वॉरियर्स के साथ विशेष सत्रों में चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों के साथ हुई इस चर्चा का वीडियो साझा करते हुए सभी से 6 फरवरी को होने वाले परीक्षा पर चर्चा के फुल एपिसोड को देखने का आग्रह किया है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। खुद खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की, तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपकी मिल्क चाहिए? तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अनूठी प्रयास से लगभग 4.5 करोड़ बच्चे, अभिभावक और शिक्षक जुड़ गए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इस अभियान के दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो 6.5 करोड़ बच्चे, शिक्षक और अभिभावक इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या अनुभव है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ मिल करके अपने अनुभवों को साझा करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं और समाधान देते हैं और समाधान ढूंढते हैं साथ में। लोकसभा में मंगलवार को कागज उछालकर सदन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 7 सांसदों और माकपा के 1 सांसद को बजट सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार स्पीकर की रूलिंग का अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी ने 60 साल राज किया, आज वह शर्मसार हो रही है। जहां नेता प्रतिपक्ष नियमों का पालन न करें, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार नियमों को तोड़े, देश की सेना को अपमानित करने का काम करें, देश को गुमराह करें और फिर अपने सांसदों को खुला छोड़ दें कि टेबल पर चढ़ के कागज फाड़कर चेयर पर, स्पीकर पर फेंकें। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ सदन की गरिमा है? जिस पार्टी ने 60 साल राज किया, आज वो शर्मसार कर रही है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व का दिवालियापन निकल चुका है? क्या इतनी हार के बाद संतुलन बिगड़ चुका है और छटपटाहट, घबराहट में इस तरह के निर्णय कर रहे हैं? एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील के लिए अभिनंदन किया गया। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए हमारे सहयोगी राजेश राज से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया। हमारे साथ झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनीष जी, प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, क्या रहा? देखिए, जिस तरीके से कल जो डील हम लोग के सामने आया है, तो सबसे कम टैरिफ भारत पे लगा है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के संबंध जो है हमारे पड़ोसी देशों से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब टैरिफ लगाने की बात आती है तो सबसे कम हमारे ऊपर लगता है। और पिछले 7 महीने में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये जो टैरिफ वॉर है अपने चरम पे पहुंचा, 50% पर गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने बिल्कुल पेशेंटली इसको हैंडल किया, नेगोशिएट किया और अब जब फाइनली जब डील साइन हुई है तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। तो क्या इसके लिए जो एनडीए की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया? एनडीए के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया इस शानदार जीत के लिए, उनको उनकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा की। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत का जो ट्रेड है वो हम सर्वोच्च स्तर पर देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो एनडीए को लगातार जीत मिलती जा रही है हर एक राज्यों में, निकाय चुनाव में, तो बैठना नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और मेहनत करना है और आगे भी बढ़ना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना मंत्र तो मेहनत ही है और वो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने यही संदेश हमेशा देते हैं। इस बार विशेष करके उन्होंने दिया कि भाई लकीर जो है, पत्थर पे लकीर खींचने का प्रयास हम लोगों को करते रहना चाहिए। पत्थर पर लकीर हम लोगों को खींचते रहना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों को दिया है। ये कहना है हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केरल से राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर की संसद में दी गई प्रेरणादायक प्रस्तुति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में जमकर सराहना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राज्यसभा में मास्टर सदानंद ने अपने कृत्रिम अंग के साथ जिस संवेदनशीलता और आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया, वो पूरे सदन के लिए प्रेरणा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री की सराहना, संसद में उनकी विशेष प्रस्तुति और सामाजिक संदेश जैसे सभी अहम मुद्दों पर राज्यसभा सांसद सी सदानंद से बातचीत किया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आपकी भी बहुत तारीफ की, सर कैसे देख रहे हैं उस? He pointed out my name and he congratulated me for yesterday's performance in the Rajya Sabha. Rajya Sabha में मैं क्या किया है कि I am a victim of CPM atrocities. I am in Kerala itself. In Kerala, they are committing more and more atrocities towards
our people, Sangha people, BJP people, and I am the victim of that atrocity. It was in 1994. They attacked me and cut off my 2 legs below knee, and now I am यूजिंग तो आर्टिफिशियल लिंग पहनता है, चलता है और सब कुछ सब काम करता है तो आर्टिफिशियल लिंग से। ये बात मोदी जी उधर pointed out these things and he congratulated me that your yesterday's speech in Rajya Sabha was very good, and each and every member of NDA should spread this video in each and every घर, ऐसा each and every house, ऐसा प्रधानमंत्री जी बोला है। वो तो बहुत आत्मविश्वास देने वाला भाषण था। दुनिया ने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल लिम्स आपने रखे और वो एक अलग कहानी बयां कर रहे थे, और उसकी भी आज खासी चर्चा है। लोगों को पता चला किस तरह से इस घटना को देखते हैं, और कल का जो संबोधन है उस पर क्या कहेंगे? ये तो फ्यूचर के लिए ना, तो फॉर कमिंग जनरेशन दे मस्ट बी लिव्ड in peace and calm atmosphere. For that, the CPM, they are always they are keeping in their mind the intolerance towards other people, other organizational workers, etc., etc. This is not good for good society. So, for coming generation, they must know about what is CPM, what is their mentality. That's why I did so. मैं तो मोदी जी ऐसे तो रेफरेंस किया है ना, इसलिए तो और मोदी जी भी ऐसा सोचा था। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सदानंद मास्टर के भाषण की क्लिपिंग शेयर करते हुए एक्स पर लंबा और भावुक नोट लिखा है। अमित शाह ने लिखा, सदानंद मास्टर जी ने कल राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान केरल में संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दशकों से हो रही हिंसा का जो दृश्य दिखाया, उसे देखकर हर इंसान का दिल पसीज जाएगा। इस अमानवीय पीड़ा और अत्याचार को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे भाजपा और संघ के कार्यकर्ता केरल में दशकों से झेल रहे हैं। विचारधारा अलग होने या विचारों की सहमति न होने पर किसी के पैर काट देना, ये किसी की जान ले लेना, ऐसी क्रूर विचारधारा के खिलाफ भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया है, उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को यह संघर्ष और त्याग अवश्य देखना चाहिए। साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और असहिष्णुता की झूठी दुहाई देने वालों को भी सदानंद मास्टर का यह भाषण सुनना चाहिए। शायद वे सदानंद जी और उनके जैसे असंख्य लोगों के संघर्ष को समझ पाए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्र सरकार के बजट को सतत आर्थिक विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। हैदराबाद में पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि बजट में सभी सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है और हर वर्ग के बेहतर भविष्य के लिए योगदान ये बजट देगा। उन्होंने कहा कि बजट के फैसलों से बायो फार्मा सेक्टर में नए अवसर बढ़ेंगे और डेटा सेंटर को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बजट में 9% अधिक फंड का आवंटन किया गया है। ट्रांसपोर्ट भवन में मंगलवार को भारत कंटेनर शिपिंग लाइन के गठन और आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सर्बानंद सोनोवाल के साथ रेलवे, पत्तन एवं पोत परिवहन मंत्रालय के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान किया था कि भारत की अपनी कंटेनर शिपिंग लाइन बननी चाहिए। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रेलवे मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय ने आज ये MOU साइन किया है। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन देश की पहली बड़ी शिपिंग लाइन होगी जिसमें स्वदेशी कंटेनर और स्वदेशी शिपों का उपयोग किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इसमें अनाउंस किया था कि भारत की पहली कंटेनर लाइन बननी चाहिए। उसी संकल्प को आगे ले जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इन दोनों ने मिलके आज एक MOU किया है भारत कंटेनर शिपिंग लाइन बनाने के लिए। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन भारत की पहली बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन होगी, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जब भी सामान को शिप्स में लेके जाते हैं उनको कंटेनर्स में लेके जाते हैं, तो वो कंटेनर्स अब स्वदेशी कंटेनर्स बने
और स्वदेशी शिप्स में जाए। इस भावना के साथ इस MOU को आज किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज से कंटेनर निर्माण, जहाज निर्माण और ट्रांसशिपमेंट हब की शुरुआत हो रही है। अब हमें श्रीलंका या सिंगापुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तूतीकोरिन के आउटर हार्बर के साथ भारत आत्मनिर्भर बनेगा। From today itself, we are going to make container, we are going to make our ship, and we are going to make our entire, particularly creating transshipment hub. Because of the not having transshipment hub in the country, we have to depend either on Sri Lanka or in Singapore ports. Now, because of the outer harbor of Tuticorin, if this facility comes up, definitely we'll also be self-sufficient in that regard. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और सफलता मिली है। महाराष्ट्र के पालघर में माउंटेन टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस उपलब्धि के साक्षी बने। पालघर स्थित टनल की लंबाई 454 मीटर है। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए कुल 7 पहाड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिनकी लंबाई 6 किलोमीटर है। यह परियोजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को घटाकर लगभग 1 घंटे 58 मिनट कम कर देगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। अश्विनी वैष्णव ने सफल टनल ब्रेक थ्रू की बधाई देते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर इस परियोजना का यह दूसरा ब्रेक थ्रू है। उन्होंने कहा कि 508 किलोमीटर लंबी इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 334 किलोमीटर वायाडक्ट और 417 किलोमीटर पियर्स का काम पूरा हो गया है और यह बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अब और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाई स्पीड रेल की टीम को अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हैं उससे देश में एक नया कॉन्फिडेंस आया है और सारा विश्व भारत के इस पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को देख रहा है और इसकी सराहना भी हो रही है क्योंकि कई नए इनोवेशंस इसमें हुए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कई नई तरह की चीज़ें आई है और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो सारी भारत में बनी है। आज सेकंड माउंटेन टनल पालघर ज़िले में 1 महीने के अंदर अंदर आज इसका ब्रेक थ्रू हुआ है। फर्स्ट 2 जनवरी को हुआ था और आज 3 फरवरी को अगला ब्रेक थ्रू हुआ है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायाडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। OHE मास्ट 5400 लग चुके हैं। साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश के लिए बजट में अनाउंस हुए हैं। भारत का रक्षा तकनीक की मजबूती एक बार फिर दुनिया के सामने आई है। DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है। ये परीक्षण ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान SFDR सिस्टम ने तय किए गए सभी तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। SFDR तकनीक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के विकास में बेहद अहम है। इस तकनीक की मदद से मिसाइल को उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट मिलता है, जिससे उसकी रेंज, गति, मारक क्षमता में इजाफा होता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक SFDR तकनीक के सफल परीक्षण से भारत का एडवांस मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से बढ़ा हुआ कदम है। इस टेस्ट की सफलता से भारत हाई एंड मिसाइल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर देशों की श्रेणी में मजबूती से खड़ा हो गया है। और आम जनता के लिए दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खोल दिया गया है। आज पहले दिन बड़ी संख्या में लोग अमृत उद्यान का दीदार करने पहुंचे। यहाँ उद्यान में बाल वाटिका, पल्मेरिया गार्डन, बरगद गार्डन, बोनसाई गार्डन जैसे अनेक अद्भुत फूलों की प्रजातियां और फूल पौधे हैं। क्या कहना है यहाँ दीदार करने वाले लोगों का, यहाँ पर्यटन के लिए और देखने के लिए पहुंचे लोगों का? बात किया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। 31 मार्च तक ये द्वार खुले रहेंगे।
पहले ही दिन कुछ लोगों ने दीदार किए अमृत उद्यान के। बात करते हैं, सर कहाँ से आए हैं, कैसा लगा है? जी, मैं अजय शर्मा, नैनीताल से आए हैं साहब। बहुत अच्छा लगा और वर्षों का एक इंतजार था कि कभी मुगल गार्डन जिसे कहते थे, आज कल अमृत उद्यान है जो बहुत सुंदर नाम है, कि वहाँ जाया जाए। और आज मौसम अच्छा था तो फोटोग्राफी के हिसाब से आए थे और सारी व्यवस्था, सारा सिक्योरिटी और ना भीड़ ज़्यादा मिली आज तो। और सबसे अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के आए हुए थे। मिट्टी कैफ़े बना है, उसमें जो दिव्यांग जनों के लिए उन्होंने जो सुविधा प्रदान की है वो तो अमेजिंग है सर। मुझे फूल बहुत अच्छे लगे, झरने, फाउंटेन्स और बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई मैंने। 5 साल से मैं मुंबई में रह रही हूँ, पर बचपन में पिताजी हर साल आते थे मुगल गार्डन्स, तो इतने साल के बाद आज आना हुआ, बहुत सुंदर लगा। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया है, पूरी सुविधाएं हैं, व्हीलचेयर का एक्सेस, पानी, रेस्टिंग एरिया, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। बहुत बढ़िया लगा। मैंने पहले हमने यहाँ राष्ट्रीय भवन में गए, वो भी देखा सभी, बाद में ये देखा, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय किया। स्वच्छता सर्वोपरि थी यहाँ पर, फूल एक से एक बढ़िया है। 2 मोरों का जोड़ा एक दीवार पे बैठा था। ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा, ऑनलाइन बुकिंग के अलावा आपको अंदर एंट्री नहीं होगी। अगर आपने इस बार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स हैं और गार्डन में और सब फ्लावरिंग एंड एवरीथिंग, रोज गार्डन, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी सुंदर है, फोटोज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी आ रखी हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विजिट करना चाहिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगा है? मेरे को यहाँ सबसे अच्छा लगा फ्लावर गार्डनिंग वगैरह। फ्लावर्स बहुत टाइप के हैं और बहुत सुंदर सुंदर है। बहुत अच्छा था, बहुत साफ सफाई हुई और बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, वेल मेंटेन था। अंदर एक गोल चक्कर बना हुआ है, वो फव्वारा वाला, वो शायद मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है अंदर। हैदराबाद से आया, यहाँ आज फर्स्ट टाइम अमृत उद्यान पे आया था राष्ट्रपति भवन में, तो आज पता चला कि आज ही खुला है। मैं कई बार आया था दिल्ली में, मगर आज बहुत अच्छा लग रहा कि गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया सा अरेंजमेंट करा है हम लोगों के लिए। पूरा वो गार्डन बहुत अच्छा है, फ्लावर्स भी पूरा अच्छा है, और पीछे से ऊपर राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं ना, वो भी अच्छा है। अमृत उद्यान को देख लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। अमृत उद्यान के अलावा लोग सप्ताह में 6 दिन राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय को भी देख सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेषों के दर्शन को लेकर भारत एक और ऐतिहासिक आध्यात्मिक पहल करने जा रहा है। 4 फरवरी से भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष श्रीलंका में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये यात्रा न सिर्फ भारत की बौद्ध विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी, बल्कि भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी। इस पूरे आयोजन, इसके सांस्कृतिक महत्व को लेकर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। हमारे साथ संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी हैं, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। सर, लगातार संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा होता है कि भारत पूरे विश्व में ये संदेश देता है कि संस्कृति के तौर पर ही नहीं, भारत अपनी आधुनिकता के साथ अपने पूरे संस्कारों को लेकर पूरे विश्व में जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जब भारत जाने वाला है श्रीलंका, भगवान श्री बुद्ध के अवशेषों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं, जो रेलिक्स हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान बुद्ध की अपनी प्रेजेंस होती है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत से भगवान बुद्ध के रेलिक्स वियतनाम गए, थाईलैंड गए, मंगोलिया गए, भूटान गए, जहाँ पर भी गए वहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं उनको मानते हैं, वो दर्शन के लिए आए। और इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो देवनिमोरी में जब खुदाई हुई, वहाँ पे जो भगवान बुद्ध के रेलिक्स हैं वो अब श्रीलंका में जा रहे हैं। ये बहुत खास रेलिक्स हैं, जैसा हम जानते हैं, आपने बताया देवनिमोरी, उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए दर्शकों। जो भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके जो अवशेष थे, उनकी जो अस्थियां थी, वो 8 भागों में बांटी गई और वो 8 भाग देश के अलग अलग कोनों में गए। तो ये उस भाग का हिस्सा है जो गुजरात के एरिया में गए, जो सौराष्ट्र और गुजरात के एरिया में गए। कितने दिन का ये कार्यक्रम है भारत और श्रीलंका से? 4 फरवरी से जाने का प्लान है। वहाँ पे ये रेलिक्स जाएंगे और वहाँ पे रुकेंगे
कुछ समय तक। और जब भगवान बुद्ध के रेलिक्स जाते हैं तो उनको स्टेट के जैसे हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं वैसे जाते हैं। तो भारत से मंत्री स्तर के जो व्यक्ति हैं वो जाते हैं और भारत से एयरफोर्स के प्लेन में स्टेट के हेड के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेष जाएंगे। हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, जिन्होंने कहा कि भारत जहां एक और विकसित भारत बनने के लिए जा रहा है, वहीं भारत अपनी संस्कृति का दामन थामे हुए भारत के युवाओं को ये संदेश भी देते हैं और साथ ही साथ पूरे विश्व के सामने ये संदेश रखते हैं कि भारत विकसित जरूर होगा लेकिन आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति का हाथ थामे हुए। कैमरा पर्सन राधीव मोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, दिल्ली। एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप के लिए निशानेबाजों का आगमन हो गया है और मंगलवार से दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग की वापसी हो चुकी है। ये चैंपियनशिप 4 फरवरी से शुरू हो रही है। ये चैंपियनशिप 10 दिनों तक चलेगी और इसके अंतिम पदक का निर्धारण 13 फरवरी को किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अनुसार चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर श्रेणियों में 20 देशों के 311 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 30 पदक दांव पर हैं। मुख्य स्पर्धाओं के साथ साथ युवा प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मेजबान भारत ने चैंपियनशिप में सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें 118 निशानेबाज शामिल हैं। ऐसे इंटरनेशनल जो कंपटीशन है वो इंडिया में लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे जो एक सपना है जैसे मोदी जी का कि स्पोर्ट्स हब बनाना है, और जैसे रिसेंटली हमें बजट में भी अनाउंस हुआ कि खेलो इंडिया एक मिशन बन के उभर रहा है भारत, तो जो कंपटीशन हो रहा है उसमें हमारे सारे खिलाड़ी सब तैयार हैं और विधिवत ट्रेनिंग भी हो रही है और उम्मीद है कि तिरंगा जो है वो लहराएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सारी टीम बहुत एक्साइटेड है एंड वी आर रेडी टू विन मेडल्स फॉर इंडिया। मैं 10 मीटर राइफल जूनियर मैन में खेल रहा हूँ और चांस तो 100% ही है और देखते हैं 6 को हमारा मैच है। प्रिपरेशन तो हुआ ही है और कंट्रीज़ भी मतलब चाइना, कोरिया, उनसे भी थोड़ा टफ फाइट मिलेगा और हमारे इंडियंस भी कुछ कम नहीं है, हम भी टफ फाइट देंगे उनको। सीआईएसएफ वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन कारवां मंगलवार को ओडिशा के पुरी पहुंचा, जहां सीआईएसएफ जवानों का भव्य स्वागत किया गया। पुरी बीच पर मौजूद विख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सीआईएसएफ के इस अभियान की सराहना की और कहा कि देश के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। सुदर्शन पटनायक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। पुरी के समुद्र तट पर बनी ये सैंड आर्ट सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि ये एक संदेश दे रहा है। साइक्लोथॉन 2026 का कारवां है वो पुरी पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कि ये सैंड आर्ट बनाई है पद्मा अवॉर्डी सुदर्शन पटनायक जी ने, जो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपकी बहुत कलाकृति हम देखते हैं, सैंड आर्टिस्ट, आपकी जो सैंड आर्ट्स हैं हम काफ़ी देखते हैं उनको और काफ़ी उसको सराहा भी जाता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? साइक्लोथॉन 2026 चल रहा है, साइक्लिस्ट यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारा देश की एक बहुत बड़ा मुहिम है कि हमारा देश के जो तट है उसको सुरक्षा देने के लिए, और सीआईएसएफ की तरफ से ये जो कंसेप्ट क्रिएट किया गया। यूजुअली हम तो साइक्लोथॉन देखते हैं कि मेन रोड के ऊपर होता है, बट कोस्ट लाइन को सिक्योर करने के लिए ये जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट निकाल के कि हमारा कोस्ट लाइन को भी सुरक्षित रखना है, लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि देखिए इसके वजह से हमारा इंटायर जो भारत की जो कोस्ट लाइन है उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट, जो जनरल लोग हैं जो कोस्ट लाइन के ऊपर रहते हैं, जैसे हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमारा रात और दिन ही वही समंदर किनारे है, बट उसी के अंदर हमारा जवान आके लोकल लोगों से मिलना, उनको अच्छी चीज़ बताना, कैसे हमारा सुरक्षित रहे तट, कोई घुसपैठ ना करे, जो लोग जो स्वच्छ कैसे रखे। एक टेक अवे जो लेना हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सराहना या फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी? जब हमारा देश की प्रधानमंत्री देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज भारत की नाम सारा विश्व में एक अलग सा मिरर में है।
लोग आज भारत को कितना सम्मान दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का जो खुद का जिम्मेदारी होता है उसको याद करवाने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुहिम है और हम खुद हमारा जिम्मेदार लेना ज़रूरी है और उसके लिए ये जो सोच है ये बहुत बड़ा सोच है। क्या संदेश देना चाहेंगे साइकिलिस्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइक्लोथॉन में और जो लोग साइक्लोथॉन को फॉलो कर रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा देश के लिए जो इतना बड़ा मुहिम छड़े हुए हैं हमारा जवान, हर जगह पे हम सब लोग मिलके उनको स्वागत करना चाहिए। कोस्ट लाइन को सिक्योर करने की जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा बलों की नहीं है, कोस्ट लाइन को सिक्योर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, जैसा सुदर्शन पटनायक जी भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़ पुरी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।